नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे, पीएम ने शिमला में किया कार्यक्रम। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में उतारे 8 प्रत्याशी। और शादी से लड़की ने किया इनकार तो प्रेमी ने किया हमला। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी कर दी गई। शिमला में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने हिमाचल को अपनी कर्मभूमि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खुशी के पल अगर हिमाचल से आकर बिताने को मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। शिमला की धरती मेरी कर्मभूमि रही है, ये मेरे लिए देवभूमि है। क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्मभूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर यहां कार्यक्रम होना खुशी की बात है। पीएम ने कहा, जो कुछ कर रहा हूं वो सब आप लोगों की वजह से ही संभव है। पीएम ने कहा कि जब फाइल साइन करता हूं तब जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब फाइल चली आती है तो आपके परिवार का सदस्य बन जाता हूं, 130 करोड़ भारतीयों के परिवार का हिस्सा बन जाता हूं। पीएम बोले कि मैं शिमला से अपना संकल्प दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संकल्प की कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अखबारों की हेडलाइन लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अटकी लटकी भटकी योजनाओं की होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब विश्व में भारत की चर्चा होती है। पहले योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने से पहले ही लुट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज भारत मजबूरी में नहीं, मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखें, पता चलेगा साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी भटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओ से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया, आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है।
गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। पीएम ने कहा कि पहले खुले में शौच की बेबसी थी, अब सम्मान से जीने की आज़ादी है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, अब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर हमें गर्व है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। बीते 8 साल में हमने डीबीटी के जरिए 22 लाख करोड़ से ज़्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। पहले 100 पैसे में से 85 पैसे लापता हो जाते थे, लेकिन अब जितने भेजाते हैं पूरे के पूरे लाभार्थी को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। गाजियाबाद में इसकी व्यवस्था दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इसका सीधा प्रसारण गाजियाबाद सहित देश के विभिन्न जिलों में किया गया। गाजियाबाद में नेहरू नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जिला स्तर पर पीएम मोदी के लाइव प्रसारण को सुना गया। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। पीएम मोदी ने कई लाभार्थियों से बात की, लेकिन गाजियाबाद के किसी लाभार्थी से बात नहीं हो सकी। यहाँ सिर्फ लाइव प्रसारण का ही कार्यक्रम रखा गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज पीएम मोदी ने शिमला के पंडित अटल प्रेक्षागृह में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। कार्यक्रम का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ, जो 10:30 बजे तक चला, तो वहीं दूसरा चरण 11 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहा। गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागर विमानन केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने लाभार्थियों से कहा कि सरकार की मंशा एकदम साफ है। देश का चाहे कोई भी वर्ग हो, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह से कोरोना काल में सरकार हर वर्ग के लिए खड़ी हुई, जो भी योजना है उसके अंदर जो मानक रखे गए ताकि पता चले कि उन मानकों के आधार पर जो लोग उस योजना के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद उनको पारदर्शी तरीके से योजना के अंदर शामिल करना और जो आप लोगों के जनधन के खाते खुलवाए थे उसके द्वारा सीधे आपके बैंक में पैसा भेजना। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं? सिर्फ गर्दन ही हिला लो, मुंह से भी बोल लो। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? फायदा मिल रहा है पारदर्शी तरीके से, कोई बीच में तो नहीं ले रहा है, सीधा आपके खाते में आ रहा है। यही चीज बहुत बड़ी जो कि हमारे देश में हुई है 14 के बाद। और आप किसी भी योजना को देख लीजिए, पहले उज्ज्वला योजना के नीचे 5 करोड़ का लक्ष्य था, उसके कुछ मानक थे, लेकिन फिर देखा गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अति गरीब की सूची में नहीं है, बीपीएल रेखा के जो सूचियां बनी थी, जो लिस्टें बनी थी, उसमें नहीं है। फिर उसको कुछ बदलाव किया गया और लोगों को उसमें शामिल किया गया और आज तकरीबन 12 करोड़ गरीबों को गैस का कनेक्शन मुहैया कराया गया है ताकि उनके घर में गैस का चूल्हा रहे। उसी तरह चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, आवास योजना हो, वन नेशन, वन राशन कार्ड, गर्भवती महिलाओं के पोषण की बात हो या फिर बच्चों के पोषण का मामला हो,
हर वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो उन्हें लाभ दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उसके बाद सभी उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में मौजूद रहे। तमाम कयासों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए भाजपा हाईकमान ने राज्यसभा चुनाव के लिए कई चौंकाने वाले उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जिनके नाम बड़े जोर शोर से चल रहे थे, उनमें से किसी एक को भी मौका नहीं दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुनने में आया है कि रामपुर के होने वाले उपचुनाव में उन्हें पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। जफर इकबाल का नाम भी प्रमुखता से चला था, लेकिन हाईकमान ने उन्हें मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आने वाले संजय सेठ को भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। राज्यसभा की 11 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के 8 प्रत्याशियों ने आज विधान भवन में नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वालों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्यों में से भाजपा गठबंधन के पास 275 सदस्य हैं, जो कि इनके पक्ष में मतदान करेंगे। भाजपा के 8 प्रत्याशी भाजपा प्रदेश कार्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुबह करीब 11:30 बजे नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। इनमें सुरेंद्र सिंह नागर भाजपा के गुर्जर बिरादरी के नेता हैं, बाबूराम निषाद उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं, दर्शना सिंह भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, संगीता यादव गोरखपुर के चोरा चौरी से विधायक रही हैं। इनमें से 2 नाम सबसे चौंकाने वाले हैं। एक नाम भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण का है और दूसरा शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे और पुवाया विधायक रहे मिथिलेश कुमार का है। भाजपा ने राज्यसभा की रिक्त हो रही यूपी कोटे की 11 सीटों में से 2 और प्रत्याशियों के नाम सोमवार को घोषित किए। इससे पहले रविवार को 6 नाम घोषित कर दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के विजयनगर में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। यहाँ एक युवक ने लड़की पर हमला कर दिया। उसने लड़की की गर्दन पर वार किया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस लड़की के गले पर धारदार हथियार से इसी के प्रेमी ने हमला कर दिया। घटना गाजियाबाद के विजयनगर की है। बताते हैं कि मयंक पंडित नाम का लड़का इस लड़की का दोस्त था, जो बाद में प्रेमी हो गया। वो कुछ समय से उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, मगर लड़की के घर वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया। मंगलवार की सुबह लड़की ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी तो मयंक ने इसकी गर्दन पर चाकू मार दिया। आज शाम लगभग 8:30 से 9 के बीच में विजयनगर थाने पे एक सूचना आती है कि खुशी शर्मा नामक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष बताई जा रही है, कक्षा 12 की छात्रा है, इसका एक लड़का मयंक पंडित से, जो कि इसका 3-4 साल से परिचित था, ये लोग जो है सेक्टर 9 विजयनगर के रहने वाले हैं और आज शाम को ये लोग साथ में सैंड विहार कॉलोनी गए थे, जहां पे कि इस लड़के द्वारा, जो अभी प्राप्त सूचना के अनुसार इस लड़के द्वारा इस लड़की खुशी शर्मा पे धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसपे तत्काल विजयनगर पुलिस इस सूचना पे पहुंचती है और लड़की को पहले हम एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद भर्ती कराते हैं, जहां से उसको हायर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। और जो हमारा संदिग्ध व्यक्ति है जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई बताई जा रही है, मयंक पंडित, उसके विषय में टीमें गठित कर दी गई है, लगातार दबिश दी जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। यहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। घायल पड़ी लड़की तड़प रही थी और पुलिसकर्मी उससे उसी अवस्था में जानकारी लेने लगे, जबकि उस समय लड़की को तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। फिलहाल वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी तथा मौत के बीच संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो जारी हुआ है। इसमें बिश्नोई फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता नजर आ रहा है। हाल ही में हुए सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम आया था। जब ये केस हुआ मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने भी नहीं मतलब, लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। मुरादनगर पुलिस के अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। इसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान आमिर के रूप में हुई, जिस पर 25,000 का इनाम भी था। पुलिस के मुताबिक आमिर एक शातिर अपराधी है। थाना मुरादनगर के गंगनहर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है। इसका नाम आमिर पुत्र नवाब है, जो कि दादरी का रहने वाला है। ये थाना मुरादनगर से 307 के मुकदमे में वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 का इनाम भी था।
इसका जो बेसिकली काम है वो गाड़ियों और ई रिक्शा वगैरह से बैटरी चुराने का है और इस पे विभिन्न जनपदों में तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके बारे में अग्रिम जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी लोग सड़क पर स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला गौतम बुद्ध नगर का है। यहाँ सेक्टर 63 क्षेत्र में विकास नाम के लड़के ने बाइक पर स्टंट किया था। पुलिस ने उसे 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया है। हिंडन के तट को ऐतिहासिक स्थल घोषित करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। हिंडन तट पर ही अंग्रेजी सेना और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच पहली लड़ाई हुई थी। हिंडन नदी तट को ऐतिहासिक स्थल घोषित करने की मांग को लेकर प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सरकार को भेजा गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 शहीद स्मारक समिति की ओर यह ज्ञापन भेजा गया कि हिंडन नदी के तट को ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला युद्ध जिसका सौभाग्य हमारे यहाँ ग्रामीणों को लड़ने का मिला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, उस युद्ध की याद में कम से कम इतना तो किया जाए, ऐतिहासिक स्थल घोषित करके यहाँ शहीदों के लिए मेले लगे और कुछ कार्यक्रम आयोजित, उसके संबंध में ज्ञापन देने आए। दूसरा ये है कि जीडीए के द्वारा जो नए बस अड्डे पर शहीद स्मारक बना हुआ था, जो एक स्तंभ बना हुआ था 1857 के शहीदों की याद में, उसको तोड़ दिया गया और उसको उठाकर कहीं और, जबकि वास्तव में वो वहीं पर बस अड्डे के बराबर में होना चाहिए, क्योंकि उसी के पास में जो 1857 में अंग्रेज मारे गए थे उस युद्ध में, उनकी भी कब्रगाह जो है वहीं हिंडन बिहार में बनी हुई है। तो ये स्तंभ वहीं बनना चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और हम ये आखिरी बार यहाँ पर प्रशासन को कहने के लिए आए, बताने के लिए आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है कि अगर इसी तरीके से अपेक्षा होती रहेगी तो आगे हमारी समिति और भी आगे के बड़े कार्यक्रम जो है आयोजित कर इस मांग को कराने के लिए जरूर जो है अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगी। 1857 में शहीद हुए ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहनें जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, यहाँ पर बस अड्डे के सामने एक शहीद स्तंभ बना हुआ था जो जीडीए के माध्यम से तोड़ दिया गया और दुहाई में उसका स्थान दे दिया गया। हमारी मांग है कि हिंडन तट पर ही वो स्थान होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। समिति ने कहा कि भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए 1857 में पहली क्रांति हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन नदी तट पर अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। आज़ादी के बिगुल की शुरुआत हालांकि बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने फौज में बगावत करके की थी। इसकी चिंगारी मेरठ एवं संपूर्ण भारत में फैली। 30 और 31 मई 1857 को हिंडन नदी तट गाजियाबाद पर जनपद की ग्रामीण जनता ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर करते हुए अंग्रेजी फौज को हिंडन नदी को पार नहीं करने दिया था। आखिर अंग्रेजी फौज को वापस लौटना पड़ा। युद्ध में मारे गए कई अंग्रेजों की कब्रों की निशानी हिंडन बिहार क्षेत्र में देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट युग फॉरवर्ड। बेंगलुरु में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई थी। इस मामले पर यूनियन ने देश भर में प्रदर्शन किया। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टिकैत के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। भाकियू नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकने के विरोध में आज देश भर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान हमले के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने और भाकियू नेता की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की। ये जो है आपको जानकारी भी हुई होगी, कल एक प्रेस वार्ता चल रही थी कर्नाटक में, बंगलोर में, और वहाँ जो है टिकैत साहब पे हमला किया गया और जो है एक शर्मनाक हादसा आज तक पूरी दुनिया में जो आदमी घूम रहा है उस पर इस तरह का हादसा कभी नहीं हुआ। उन पर स्याही भी फेंकी गई और उन्हें जान से मारने के इरादे से उन पर हमला भी किया गया, जो एक बहुत शर्मनाक है। उसी के एवज में राष्ट्रीय आह्वान के तहत आज पूरे देश में जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि या तो जो है उस पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए कि इस तरह का हौसला हो गया, और जेड प्लस
सुरक्षा। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों का आरोप है कि यह हमला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। ऐसे में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना न हो। विकास साहब को दी जाए, इस देश में परले आ जाएगी, परले। ये तो ऊपर वाले का शुक्र रहा है कि जो है उन पर किसी तरह का मामला इस तरह का नहीं हो पाया, इतनी चोट नहीं आई है। लेकिन जो है अशांति फैल जाएगी इस देश में। हम सरकार को फिर जगा रहे हैं कि इस तरह का मामला दोबारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो इस देश में क्रांति आ जाएगी। भाकियू ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है और राकेश टिकैत के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी की गुहार लगाई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन श्रमिक संगठन C2 ने किया। संगठन का कहना है कि देश में भुखमरी के हालात हो चुके हैं। उन्होंने गैर आयकर दाताओं के लिए पेंशन की मांग की है। महंगाई व बेरोजगारी के विरुद्ध में C2 ने DM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। C2 कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में धरना देते हुए कहा कि देश में भुखमरी के हालात बन गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ सर, ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कॉल है। महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में जो राशन व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए, और जो तय सीमा थी कि भाई जो है गेहूं सरकारी जो है गोदामों के लिए इतना ख़रीदा जाएगा, उसकी 50% भी अभी तक खरीदारी नहीं हुई। इसका मतलब जो है वो कहाँ जा रहा है, जो खरीद नहीं हुई वो कहाँ जा रहा है। इसका मतलब भले क्योंकि हाथों में जा रहा है तो आने वाले वक्त में जो है अन्न का संकट शायद पैदा हो। इस मतलब आशंका को देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है DM महोदय के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को। C2 ने अपने ज्ञापन में पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे सरचार्ज वापस लेने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं की आपूर्ति बहाल करने, दाल एवं खाद्य तेल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण तय करने, गैर आयकर दाताओं को 7,500 रुपये प्रति माह देने, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आवंटन में वृद्धि करने, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना का कानून पास करने, रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। संजय नगर में भी नगर निगम की टीम पहुंची थी, मगर वहां स्थानीय व्यापारियों ने टीम का विरोध किया। नगर निगम के लोग अतिक्रमण हटाए बिना ही लौट गए। अवैध अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का संजय नगर के व्यापारियों ने जोरदार विरोध किया। व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने टीम को अतिक्रमण को हटाने से रोक दिया। संजय नगर सेक्टर 23 व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन गोयल ने बताया, नगर निगम की नज़रों में सिर्फ व्यापारी ही गलत हैं। पूरे गाजियाबाद शहर में अतिक्रमण हो रहा है। जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब अधिकारी कहाँ गए थे? तब तो पैसे लेकर अतिक्रमण करा रहे थे। कॉलोनियों में लोगों ने घर के बाहर अतिक्रमण किया हुआ है तो नगर निगम सबसे पहले उसे तोड़ने का काम क्यों नहीं करता? संजय नगर सेक्टर 23 व्यापार मंडल ने नगर निगम के जोनल प्रभारी से 3 दिन पहले कहा कि सबसे पहले येलो लाइन, व्हाइट लाइन खींची जाए और व्यापारी की हद बताई जाए, पर जोनल प्रभारी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वो तो मैं जब चलूंगा ना हटाने के लिए मैं बता दूंगा। आप पहले ही बता दें तो ज्यादा बेटर है। मैंने बोला ना नाले के पीछे। सर नाला एक्चुअली में खंभे गोयल साहब खड़े हैं, 2 दिन से बात हो रही लगातार। नगर निगम द्वारा व्यापारियों को डराने के लिए राइफलधारी एवं डंडे लेकर सफारी सूट में कुछ लोग आए। सबसे पहले नगर निगम येलो लाइन, रेड लाइन या सफेद लाइन खींचे, उसके बाद व्यापारी अपनी हद में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।